हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम टाइप ऑफ मोटिवेशन सीखने को प्रेरित करने के लिए शिक्षण अभिप्रेरणा के बारे में जाने। आज इस वीडियो में हम टाइप ऑफ टीचिंग स्ट्रेटेजीज टू मोटिवेटिंग लर्निंग सीखने को प्रेरित करने के लिए शिक्षण रणनीतियों के बारे में जानेंगे। सीखने को प्रेरित करने के लिए शिक्षण रणनीति के प्रकारों को जानने से पहले हमें शिक्षण रणनीति के अर्थ को समझना आवश्यक है। शिक्षण रणनीति दो शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षण प्लस नीति। शिक्षण रणनीति एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है जो कक्षागत परिस्थितियों में वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए छात्र और शिक्षक द्वारा संपन्न की जाती है। शिक्षण रणनीति का अर्थ है विधि, प्रक्रिया या तरीके जो शिक्षक द्वारा अपने छात्रों को पढ़ाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। शिक्षण रणनीति छात्रों को सामग्री के वांछित पाठ्यक्रम अधिगम में मदद करती है और ये वह तरीका है जिसके द्वारा कक्षा में शिक्षण उद्देश्यों को साधित किया जाता है। शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक बच्चा शिक्षक की मदद से अपने व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाता है। अब हम देखेंगे शिक्षण रणनीति के प्रकार। सबसे पहले हम देख रहे हैं कहानी पद्धति। कहानी पद्धति इस पद्धति के तहत शिक्षक छात्रों को एक कहानी के रूप में सामग्री प्रदान करता है। यह पद्धति छात्र की शब्दावली को बढ़ाती है और उनकी शब्दावली का विस्तार करती है। यह पद्धति भाषा शिक्षण और सामाजिक अध्ययन में उपयोगी है। जो कहानी पद्धति है, कहानी विधि है, वो क्या है? भाषा शिक्षण और सामाजिक अध्ययन में अधिक उपयोगी है। नेक्स्ट, व्याख्यान पद्धति। व्याख्यान पद्धति शिक्षण की सबसे पुरानी और एक तरफा संचार पद्धति है तथा यह बच्चे का संज्ञानात्मक विकास करने में सहायक है। यह पद्धति नए पाठ को शुरू करने में उपयुक्त है और प्रेजेंटेशन पर बल देती है। व्याख्यान पद्धति क्या है कि इस पद्धति के माध्यम से कोई भी पाठ का हमें विस्तार से जानकारी मिलती है, पाठ को शुरू करने के लिए उपयुक्त है और प्रेजेंटेशन पर अधिक बल देती है। प्रेजेंटेशन के लिए ये एक बहुत अच्छी विधि है। नेक्स्ट, प्रदर्शन पद्धति। यह पद्धति व्यवहारिक विषय में उपयोगी हैं
जो व्यावहारिक विषय है उसके लिए विशेष रूप से उपयोगी है, जहाँ सामग्री को केवल प्रदर्शित करके समझा जा सकता है। जो व्यावहारिक विषय है उसमें क्या है कि हम सामग्री का प्रदर्शन करके हम टॉपिक को समझते हैं। नेक्स्ट, प्रयोजना पद्धति। प्रयोजना पद्धति में इस पद्धति में के तहत जो है वास्तविक जीवन अनुभवों से संबंधित एक प्रयोजना समूह बनाकर छात्रों को सौंपी जाती है। सबसे पहले क्या होता है कि वास्तविक जीवन के अनुभवों से संबंधित परियोजना समूह बनाकर छात्रों को सौंपी जाती है और छात्र एक दूसरे के सहयोग से वास्तविक जीवन की समस्याओं के बारे में सीखते हैं और उन्हें हल करते हैं। जो परियोजना पद्धति है इसके माध्यम से जो है बच्चे वास्तविक जीवन से संबंधित जो समस्याएं होती है उसके बारे में सीखते हैं, उसका हल भी वो खुद करते हैं। नेक्स्ट, दल शिक्षण। दल शिक्षण को हम ट्यूटोरियल पद्धति भी कर सकते हैं। दल शिक्षण एक नवीन नीति है। इसमें एक शिक्षक की अपेक्षा 3-4 शिक्षक का सहयोग होता है। एक ही कक्षा में, एक ही क्लास में एक टीचर के अलावा इसमें 3-4 टीचर होते हैं और शिक्षण एक ही कक्षा के छात्रों को विभिन्न टीचरों के द्वारा एक ही समय में कराया जाता है और एक ही समय में कराया गया शिक्षण दल जो है कहलाता है। ये दल शिक्षण में कक्षा अनुशासित रहती है। इसमें क्या होता है, एक विषय टीचर होता है जो प्रस्तुतिकरण करके बालक को मानसिक रूप से स्थिरता प्रदान करता है और उसे सीखने के लिए प्रेरित करता है। और जो अन्य टीचर होते हैं वो सहयोगी के रूप में कक्षा को अनुशासित बनाए रखने में सहयोग करते हैं। दल शिक्षण में विशेष रूप से जो विषय शिक्षक होते हैं वो बच्चे को प्रेरित करते हैं, उन्हें स्थिरता प्रदान करते हैं, मानसिक रूप से स्थिर करते हैं। और जो अन्य टीचर होते हैं वो एक सहयोगी के रूप में कार्य करते हैं क्लास को अनुशासित बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट, सिंपोजियम। सिंपोजियम जो है शिक्षण का ये एक नवीन जो प्रवृत्ति है। सिंपोजियम सीखने के लिए, सीखने की विधि के लिए ये एक नवीन प्रवृत्ति है, नवीन नीति है और इसका विशेष महत्व है। इसमें कोई एक प्रकार अथवा समस्या का गहन अध्ययन किया जाता है। इसमें भाग लेने वाले प्रत्येक छात्र सदस्य से यह आशा की जाती है कि वो सिंपोजियम में विभिन्न प्रकार से समस्या अथवा प्रकरण पर अपने विचार प्रस्तुत करें। इस
जिसमें अपना विचार या आलेख पढ़कर अथवा व्याख्यान द्वारा व्यक्त किए जाते हैं। इसे विचार गोष्ठी भी कहते हैं। जो सिंपोजियम प्रविधि है, सिंपोजियम में क्या किया जाता है कि हर बच्चे अपना विचार रख सकता है। वो एक आलेख के माध्यम से रख सकता है, पढ़कर सुना सकता है, या व्याख्यान द्वारा अपना विचार व्यक्त कर सकता है। इसे विचार गोष्ठी भी कहा जाता है। जो सिंपोजियम है उसको विचार गोष्ठी भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट, कार्यशाला। कार्यशाला एक ऐसी पद्धति, ऐसी नीति है, ऐसी विधि है कि कार्यशाला के द्वारा शिक्षण के तीनों उद्देश्यों को प्राप्त की जा सकती है, अर्थात ज्ञान, भाव एवं क्रिया पक्ष। कार्यशाला एक ऐसी विधि है जिसमें ज्ञान, भाव एवं क्रिया पक्ष की प्राप्ति कार्यशाला से ही संभव है। ज्ञानात्मक एवं जो भावात्मक शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति शिक्षण के अन्य प्रविधियों से संभव है, लेकिन क्रियात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति कार्यशाला के माध्यम से ही संभव है। शिक्षण की अन्य नवीन नए जो विकसित शिक्षण प्रविधियां हैं उसके तुलना में कार्यशाला अधिक उपयोगी है। जो अन्य शिक्षण नीतियां हैं, जो नए शिक्षण नीतियां भी हैं, उनकी तुलना में अगर हम देखें तो कार्यशाला एक अधिक उपयोगी है एवं प्रभावशाली भी है। ये विधि एक प्रभावी विधि है और प्रभावी विधि होने के साथ साथ यह एक व्यवहारिक विधि भी है। क्या है कि जो कार्यशाला विधि है, यह अन्य जो नए शिक्षण नीतियां हैं, शिक्षण प्रविधियां हैं, उसके तुलना में कार्यशाला अधिक उपयोगी एवं प्रभावी विधि होने के साथ साथ व्यवहारिक विधि भी है। कार्यशाला में छात्र अपनी विचार विमर्श एवं शिक्षक के परामर्श से सामूहिक रूप से रचनात्मक कार्य भी करते हैं। कार्यशाला विधि एक ऐसी प्रभावी विधि है, ऐसी महत्वपूर्ण प्रविधि है कि इसके माध्यम से बच्चे को एक विस्तृत ज्ञान की प्राप्ति होती है। क्योंकि अन्य शिक्षण विधियों के माध्यम से बहुत सारे ऐसे शिक्षण विधि हैं कि हर प्रकार का ज्ञान उन्हें प्राप्त नहीं होता है हर शिक्षण विधि में। लेकिन कार्यशाला एक ऐसी शिक्षण विधि है जिसमें बच्चे करके सीखते हैं। इसमें ज्ञान के साथ साथ उसमें भावनात्मक ज्ञान भी मिलता है, भावनात्मक विकास भी होता है और साथ में बच्चे को क्रियात्मक ज्ञान भी मिलता है, क्योंकि वो कार्य करके सीखते हैं, अनुभव मिलता है, अनुभव होते हैं और वो रचना करने सीखता है। इसलिए यह विधि एक बहुत ही सीखने को प्रेरित करने के लिए यह प्रविधि, कार्यशाला प्रविधि एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रविधि है, महत्वपूर्ण विधि है। नेक्स्ट, मस्तिष्क विप्लव। मस्तिष्क विप्लव ज्ञान प्राप्ति एवं चिंतन के प्रति जो है हलचल मचा देने वाली प्रविधि है, हलचल मचा देने वाली विधि है। इसका प्रमुख उद्देश्य छात्रों में कल्पना शक्ति एवं सृजनात्मकता का विकास करता है। जो
मस्तिष्क विप्लव विधि है, ये बच्चे का कल्पना शक्ति का विकास करती है और सृजनात्मक शक्ति का भी विकास करती है। इसमें छात्र के सम्मुख समस्या इस प्रकार प्रस्तुत की जाती है कि जिस पर छात्र स्वतंत्र रूप से सोचते हैं, वाद विवाद करते हैं एवं रुचिपूर्ण चिंतन करते हैं, सोचते हैं, चिंतन करते हुए एवं वाद विवाद करते हुए एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि छात्र समस्या का हल कर लेते हैं। मस्तिष्क विप्लव एक ऐसी विधि है जिसमें मानसिक क्रिया होती है, जिसमें बच्चे स्वतंत्र रूप से सोचने का कार्य करते हैं, स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, चिंतन करते हैं, सोचते हैं और वाद विवाद तर्क के माध्यम से वो कार्य करते हैं और वाद विवाद या चिंतन के माध्यम से उनके सामने समस्या का समाधान निकल आता है। जब हम कोई भी कार्य को करते हैं, जब हम चिंतन करते हैं या तर्क करते हैं, वाद विवाद करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो क्या होता है कि कोई भी समस्या का समाधान वो अपने आप निकल आता है। तो ये एक ऐसी प्रविधि है जिसमें समस्या का समाधान इस तरह से होता है। नेक्स्ट, अच्छा, मस्तिष्क विप्लव जो 9 नंबर है, उससे पहले एक विधि छूट गई है, वाद विवाद, डिबेट। वाद विवाद विधि में बच्चे इस तरह से कार्य करते हैं। ये एक ऐसी विधि है, शैक्षिक अगर दृष्टि से हम देखें तो वाद विवाद का भी एक विशेष महत्व है, क्योंकि वाद विवाद मानसिक प्रक्रिया है। इसमें 2 या 2 से अधिक छात्र किसी समस्या या प्रकरण या घटना का समुचित हल निकालने का प्रयास करते हैं। यह कक्षा अंतर्गत भी हो सकता है या अंतर विद्यालय भी हो सकता है। वाद विवाद एक ऐसी विधि है जिसमें बच्चे को हर तरह की समस्या का समाधान मिलता है, हर तरह से ज्ञान मिलता है। अगर किसी विषय के बारे में या किसी समस्या पर, किसी विषय का अगर उसको पॉजिटिव जानकारी है, पॉजिटिव ज्ञान मालूम है, तो नेगेटिव पक्षों को जानने के लिए उसके डिबेट की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि डिबेट ही ऐसी विधि है जिसमें तर्क के माध्यम से अलग अलग पक्ष उभर कर आते हैं, जिसमें बच्चे अलग अलग पक्षों को जानता है। जो डिबेट भी एक बहुत महत्वपूर्ण विधि है जिसमें बच्चा हर पक्ष को जानता है और ज्ञान प्राप्त करता है और उसे प्रेरित होता है। जब हम डिबेट में भाग लेते हैं तो हमारे सामने एक पक्ष रहता है, हम किसी भी समस्या पर एक पक्ष को देखते हैं, किसी भी टॉपिक का एक पक्ष को देखते हैं। लेकिन जब हम डिबेट में हिस्सा लेते हैं तो वहाँ हमारे सामने कई पक्ष उभर कर सामने आते हैं, जिससे हम बहुत तरह से प्रेरित होते हैं, प्रेरित होकर अपने कार्यों को करते हैं। नेक्स्ट, चर्चा पद्धति। चर्चा पद्धति में शिक्षक समस्या बच्चों के सामने रखते हैं और छात्र उस पर चर्चा करते हैं। चर्चा के माध्यम से बच्चे का जो समस्या है वो सामान्य बातचीत या सामान्य चर्चा के माध्यम से कार्य होता है। यानी कोई भी टॉपिक पर बच्चे डिस्कस करते हैं, टीचर और जो बच्चे होते हैं वो साथ में मिलकर किसी टॉपिक पर चर्चा करते हैं। इस पद्धति के तहत छात्रों और शिक्षकों के बीच
एक विषय के बारे में मौखिक बातचीत होती है। चर्चा पद्धति में क्या होता है कि एक मौखिक बातचीत होती है। चर्चा पद्धति सोच और संचार शक्ति का विकास करती है। इसके परिणाम स्वरूप उच्च स्तर के संज्ञानात्मक और प्रभावशाली डोमेन का विकास होता है। यह विधि जो है गणित, कला, संगीत और नृत्य को छोड़कर सभी विषय शिक्षण के लिए अनुकूल है। जो चर्चा पद्धति है वो गणित, कला, संगीत और नृत्य को छोड़कर सभी विषय शिक्षण के लिए अनुकूल है। नेक्स्ट, वार्तालाप पद्धति। वार्तालाप गतिविधि पद्धति। वार्तालाप गतिविधि पद्धति जो है एक संरचनाकृत रूप है। वार्तालाप नीति का 3 संरचनाकृत रूप है। संरचनाकृत वार्तालाप नीति, वज्र वार्तालाप, सार्थक संरचनाकृत या कहें सामान्य वार्तालाप नीति। तो इसमें अलग अलग तरह से कार्य किया जाता है। वार्तालाप नीति के अंतर्गत जो वज्र वार्तालाप है, इसमें शिक्षक द्वारा समस्या प्रस्तुत किया जाता है। वज्र वार्तालाप में शिक्षक द्वारा समस्या प्रस्तुत किया जाता है और छात्रों के एक वर्ग द्वारा वार्तालाप में भाग लेकर रिपोर्ट तैयार किया जाता है और इसमें विशिष्ट प्रश्न तैयार किए जाते हैं। उसके बाद संपूर्ण कक्षा के समक्ष उसको रिपोर्ट तैयार कर संपूर्ण कक्षा के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। इसी तरह जो सार्थक संरचनाकृत सामान्य वार्तालाप है, इसका उद्देश्य वाद विवाद है। इसमें संपूर्ण कक्षा उद्देश्य तक पहुंचने के लिए वार्तालाप करते हैं। क्या करते हैं? संपूर्ण कक्षा के सभी बच्चे इस पर चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं, वार्ता करते हैं। शिक्षक निर्देशक का कार्य करता है। इसमें सामान्य वार्तालाप भी होते हैं। जो सार्थक संरचनाकृत सामान्य वार्तालाप है, ये सामान्य वार्तालाप भी इसमें होते हैं और इसमें इसके माध्यम जो सामान्य वार्तालाप पद्धति है, इस पद्धति के तहत छात्रों को भूमिका सौंपी जाती है और छात्रों को उन भूमिकाओं को करने की अनुमति होती है। जो वार्तालाप पद्धति है, वार्तालाप प्रक्रिया है, इसमें जो संरचनाकृत या सामान्य वार्तालाप है, इसमें जो है सामूहिक रूप से वार्तालाप होती है। निश्चित वार्तालाप के बिंदुओं पर चर्चा आधारित होती है। यह एक निश्चित बिंदु होती है शिक्षण के लिए, कुछ बिंदुएं होती है, उस पर वार्तालाप होती है। इसके माध्यम से वार्तालाप जो होते हैं, शिक्षक छात्रों के समक्ष सीधे लक्ष्य को रखता है और सभी जो है कक्षा के सभी बच्चे इसमें भाग लेते हैं और रिपोर्ट संपूर्ण कक्षा के वार्तालाप पर आधारित होती है। जो रिपोर्ट तैयार होती है, ये संपूर्ण कक्षा के वार्तालाप पर आधारित होती है। जो सामान्य वार्तालाप संरचनाकृत है, वो संपूर्ण कक्षा या में जो होता है सामान्य वार्तालाप की स्वतंत्रता होती है। इस नीति में इस प्रकार संरचनाकृत वार्तालाप नीति के जो तीनों रूप हैं, उसके माध्यम से छात्रों के व्यवहार एवं उनके संप्रेषण, मूल्यों तथा सामाजिक विकास में इसमें परिवर्तन, उसमें वांछित परिवर्तन आता है।
जो वार्तालाप गतिविधि पद्धति है, ये एक ऐसी नीति है कि ये एक ऐसा संरचनाकृत वार्तालाप है। ये एक ऐसी नीति है कि इसके तीनों रूपों के माध्यम में अगर हम देखें इसके माध्यम से क्या होता है, उसके व्यवहार में, संप्रेषण में, मूल्यों में तथा सामाजिक विकास में वांछित परिवर्तन लाया जा सकता है। मुझे आशा है कि आप सभी को यह टॉपिक समझ में आ गई है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।